हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ब्रैंकियोस्टोमा जो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उसको आज कंटिन्यू करते हैं आगे। आज हम रेस्पायरेशन, उसके ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेस्पायरेशन। एम्फियोक्सिस के अंदर विशिष्ट कोई श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो फेरिंग्स होती है उसकी ग्रसनी, वो ही श्वसन अंग की तरह कार्य करती है। इसकी जो फेरिंग्स होती है उसके अंदर की जो भित्ति होती है वो बहुत अधिक रुधिर संवहनी होती है, बहुत ब्लड वैस्कुलर होती है, और ये नियमित रूप से जल के हमेशा संपर्क में रहती है, जिससे कि जो इसकी गुहा के अंदर आने वाली ग्रसनी की जो गुहा है उसमें लगातार जो जल की धारा आती है जो कि स्वच्छ ऑक्सीजन को लेकर आती है। ठीक है, वहीं पर एम्फियोक्सिस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जलधारा और जो इसकी गिल स्लिट्स हैं, क्लोम दरारें, उसमें बहने वाले रुधिर के मध्य में एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। और क्योंकि इसका जो ब्लड होता है उसमें रेस्पायरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, अभाव होता है उसका, और जो अधिकांश गैसों का आदान प्रदान होता है वो इसकी बॉडी में कुछ स्थान जैसे मेटाप्लूरल फोल्ड्स जो थे वलन और एट्रियल जो सरफेस होती है उसके द्वारा भी गैसों का एक्सचेंज होता है, और इस साथ ही इसमें लसिका अवकाश भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा फेरिंग्स के अलावा मेटाप्लूरल फोल्ड्स, फिन्स और एट्रियल जो सरफेस है उनके द्वारा भी इसमें रेस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट आता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र। इसमें सबसे पहले एम्फियोक्सिस का जो रुधिर परिवहन तंत्र होता है वो क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स जो कणिकाएं होती है, कार्पसेल्स का अभाव होता है, जिसके कारण इनका जो रुधिर होता है वो कलरलेस, रंगहीन होता है, और रक्त न केवल रक्त वाहिनियों में पाया जाता है ब्लड वेसल्स के अलावा इसमें लिम्फ स्पेसेज मतलब लसिका गुहाएं पाई जाती हैं जो इसकी फिन रेज है उनके चारों तरफ, और जो इसके मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं उनके अंदर भी ब्लड पाया जाता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें श्वसन वर्णक जो है वो एब्सेंट होता है, रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स, जिसके कारण इसमें जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का जो संवहन होता है उसमें ये ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन में मदद नहीं करता, बल्कि ब्लड का मेन काम क्या हो जाता है, इसमें जो संचित भोजन होता है और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। ठीक है, और वैसे एम्फियोक्सिस में जो अधिकतर रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो एक समान होती हैं, लेकिन इसमें इसको आर्टरीज और वेन्स कहा जाता है क्योंकि कशेरुकियों के से कुछ समझातता रखती हैं इस कारण। और इसकी जो मुख्य धमनियाँ होती हैं उसकी दीवारें जो होती हैं मस्कुलर पेशीय होती हैं, और जो इसमें पृष्ठ महाधमनी डोर्सल ऑर्टा होती है उसमें एंडोथीलियम का स्तर पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हार्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब मेन इस पे आते हैं कि एम्फियोक्सिस के रुधिर परिसंचरण तंत्र में मुख्य जो रुधिर वाहिनियाँ और शाखाएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आता है साइनस वेनोसस। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे साइनस वेनोसस, जिसको बोलते हैं शिरा कोटर। ठीक है, शिरा कोटर, तो ये जो होता है शिरा कोटर, ये पतली दीवारों वाला एक सैक है, एक कोश होता है। ठीक है, the blood from the different parts of the body is collected into a large sac called sinus venosus। जो पूरी बॉडी से ब्लड एकत्रित किया जाता है अलग अलग भागों से, और फिर वो आकर इस बड़े से सैक साइनस वेनोसस में एकत्रित हो जाता है। द साइनस वेनोसस इज सिचुएटेड बिलो द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फेरिंग्स। और ये जो साइनस वेनोसस होता है वो फेरिंग्स के पश्च भाग की तरफ नीचे की तरफ स्थित होता है। ठीक है, और
इसमें जो और फिर इसके बाद जो शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं के द्वारा, वेन्स के द्वारा जो लाया हुआ रुधिर होता है वो एकत्रित होके इसके द्वारा फिर आगे वेंट्रल ओर्टा के अंदर पंप कर दिया जाता है। तो सेकंड पार्ट इसका आता है वेंट्रल ओर्टा या अधर महाधमनी। ठीक है, ये जो अधर महाधमनी होती है ये बड़ी और लंबी एक लंबवत रेखा में स्थित होती है और ये शिरा कोटर जो इसकी साइनस वेनोसस है, शिरा कोटर उससे निकलती है। इस वेंट्रल ओर्टा की जो दीवारें होती हैं वो बहुत अधिक संकुचनशील होती हैं। ठीक है, और जो कि एंडोस्टाइल के नीचे जो फेरिंग्स है उसकी मिड डोर्सल भित्ति में ये स्थित होती है और इस वेंट्रल ओर्टा में क्रमांकुंचनी संकुचन होता है जिसके द्वारा ये रक्त को आगे की तरफ पंप कर देती है। और ये जो वेंट्रल ओर्टा होती है वो अग्र सिरे पर अधर महाधमनी, ठीक है, दो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज मतलब बाह्य कैरोटिड धमनियों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, और अधर महाधमनी से पेयर्ड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज मतलब अभिवाही क्लोम धमनियां निकलती हैं जो कि फेरिंग्स की दीवारों में दोनों पार्श्व मतलब अधर सतह पर चली जाती है और उसके बाद इससे एक फूली हुई रचना बनती है जिसको बल्बिलस कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज होती हैं वो प्राथमिक क्लोम छड़ों, प्राइमरी गिलबार्स, सेकेंडरी गिलबार्स और नेफ्रिडिया को रक्त पहुंचाती है। इसको आप लोग डायग्राम में देखो, ये देखिए, ये डायग्राम को एक बार ढंग से देखिए। ये साइनस वेनोसस शिरा कोटर देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर साइनस वेनोसस, ठीक है, और ये फिर आगे जाकर ये जो देख रहे हैं आप, ये जो सीधी रेखा जा रही है इस तरफ डायरेक्शन है इसका, ये है वेंट्रल ओर्टा, ये वेंट्रल ओर्टा। इसको सब एंडोस्टाइलर वेसल्स भी बोलते हैं, एंडोस्टाइलर भी बोलते हैं, एंडोस्टाइलर वेसल्स। ये वेंट्रल ओर्टा में खुल जाती है, साइनस वेनोसस आगे जाके वेंट्रल ओर्टा में मिल जाती है। और ये जो वेंट्रल ओर्टा है ये आप देख रहे हैं एफरेंट प्राइमरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज और सेकेंडरी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज इनमें, और ये नेफ्रिडिया 3 पार्ट में डिवाइड होके नेफ्रिडिया को ब्लड सप्लाई करती है। और ये देख रहे हो एफरेंट थोड़े से स्टार्ट होकर ये बल्बिलस बनाती है, फूल कर थोड़ा सा दोनों पार्श्व साइड में एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज दोनों इसकी ग्रसनी की जो दोनों पार्श्व सतह है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा फूल कर बल्बिलस बनाती है और फिर बाद में ये गिल बार में से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये जो गिल बार्स होती हैं नेफ्रिडिया को प्राइमरी गिल बार, सेकेंडरी गिल बार तीनों को रक्त पहुंचाती है और उसके बाद फिर ये नेफ्रिडिया और दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार इनसे वापस रक्त को एकत्रित करके इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स एकत्रित करती है। ऊपर की तरफ देखिए, इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज बता रखिए, ये यहाँ पर ये गिल बार से निकलने के बाद ये शुद्ध रुधिर को लेकर, जो एफरेंट में आ रहा है वो अशुद्ध रुधिर होता है और जब गिल बार से निकलकर ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकाल दी जाती है, उसके बाद एफरेंट जो ब्रेंकियल आर्टरीज है इनमें शुद्ध रुधिर होता है जिसको ये वापस पूरे शरीर को सप्लाई करती हैं। तो प्राइमरी गिल बार, सेकेंडरी गिल बार और नेफ्रिडिया इनसे शुद्ध रुधिर लेकर इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स एकत्रित करती है और आगे जाती है। और ये जो एफरेंट और इफरेंट
ब्रैंकियल वेसल्स हैं, उनके अंदर रुधिर जो होता है जलधारा के विपरीत दिशा के अंदर बहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है डोर्सल ऑर्टा। थर्ड है इसका पार्ट, डोर्सल ऑर्टा या पृष्ठ महाधमनी। ठीक है, डोर्सल ऑर्टा, इसको डायग्राम में ही आप लोग देखिए। डोर्सल ऑर्टा, ऊपर की तरफ देखिए, लेटरल डोर्सल ऑर्टा और ये मीडियन डोर्सल ऑर्टा। ठीक है, इसको देखिए। एम्फिओक्सिस में क्या होता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र में ये दो लंबवत, दो दिखाई दे रही है, एक और ये दो। ठीक है, दो लंबवत वाहिनियां पाई जाती हैं जो कि दाईं और बाईं, ये देख रहे हैं, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और राइट। लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और राइट कैरोटिड आर्टरी दोनों दिखाई दे रही हैं, राइट और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, जो दाईं और बाईं पृष्ठ महाधमनी कहलाती है। ये धमनियाँ फेरिंग्स के पृष्ठ पार्श्व सतह पर उपस्थित होती हैं। ठीक है, और ये फिर आगे ये धमनियाँ अग्रभाग में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के रूप में आगे की तरफ बढ़ती हैं। आगे जाकर फिर ये ओरल हुड भाग को ब्लड की सप्लाई करती हैं अग्रभाग में, इस साइड में जाएंगी और ये ओरल हुड को इंटरनल कैरोटिड, ये जो है कैरोटिड आर्टरीज ये दिखाई दे रही है, कैरोटिड आर्टरीज ये जाकर ओरल हुड को ब्लड की सप्लाई करती है। और इसके अंदर जो दाईं धमनी होती है वो अधिक चौड़ी होती है, और फिर ये दोनों पार्श्व महाधमनी है ग्रसनी से पीछे की तरफ जाकर ये दोनों आपस में मिल जाती है, यहाँ पर जॉइंट हो जाती है, दो आपस में जाके ये एक हो जाती है। ठीक है, दोनों मिल जाती हैं और फिर ये मीडियन डोर्सल ऑर्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो कि पुच्छ भाग में, ये देखिए मीडियन डोर्सल ऑर्टा दो पार्ट में आ रही थी, यहाँ आकर एक, दोनों मिलकर एक हो गई मीडियन डोर्सल ऑर्टा। और फिर ये जाकर पुच्छ भाग जो होता है उसके अंदर कॉडल आर्टरी बनाती है। तो ये पृष्ठ महाधमनी से रुधिर का जो बहाव होता है वो किधर है, पीछे की तरफ इस साइड में पीछे की तरफ रुधिर का बहाव होता है। ठीक है, और ये फिर छोटी छोटी पेयर्ड भित्तीय धमनियाँ इससे निकलती है, जो कि इसकी बॉडी वॉल देह भित्ति और आंत्र में जाती हैं, और फिर वहाँ की जो लसिका गुहाएं, लिम्फ स्पेसेज होते हैं, वहाँ पे जाती है और ये प्लेक्सिस बना लेती हैं, जालक। ये यहाँ पर नीचे इंटेस्टिनल जालक बना रही हैं, ये डायग्राम में देखिए, इंटेस्टिनल प्लेक्सिस बना रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, फोर्थ पार्ट इसका है सब इंटेस्टिनल वेन, उप आंत्रीय शिरा। ठीक है, ये जो होती है, इसमें आ जाइए, सब इंटेस्टिनल वेन्स। ठीक है, तो द ब्लड फ्रॉम द टेल रीजन इज कलेक्टेड बाय ए कॉडल वेन। जो टेल रीजन होता है उससे ब्लड को वापस कलेक्ट करने का काम कॉडल वेन करती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो जा रही है कॉडल आर्टरीज, टू कॉडल आर्टरीज, ये तो शुद्ध रुधिर को कॉडल रीजन में, पुच्छ क्षेत्र में लेकर जा रही है। और ये जो कॉडल वेन देख रहे हैं आप लोग, टू कॉडल वेन, यहाँ पे लिखा है टू कॉडल वेन, ये देख रहे हैं आप लोग, टू कॉडल वेन, ये जो आ रही है ये अशुद्ध रुधिर को पुच्छ से वापस लेकर आती है कलेक्ट करके कॉडल वेन। तो इट प्रोसीड फॉरवर्ड टू जॉइन इंटेस्टाइन वेन, और ये यहाँ से इंटेस्टिनल प्लेक्सिस दिख रही है जिससे ये इंटेस्टिनल वेन निकल रही है, उससे आकर ये कॉडल वेन मिल जाती है। ठीक है, कॉडल वेन मिल जाती है, और दस सब इंटेस्टिनल वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टिनल प्लेक्सिस। और ये जो यहाँ पर सब इंटेस्टिनल दिख रही है, ये देखिए
सब इंटेस्टिनल वेन ये दिखाई दे रही है। तो ऊपर ये जो इंटेस्टिनल प्लेक्सिस दिख रहा है उससे ये ब्लड को कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये उपांत्रीय शिरा जिसको सब इंटेस्टिनल वेन्स कहते हैं, पूंछ से रुधिर को कोडल वेन के द्वारा एकत्रित कर रही है और आंत्र से जो इंटेस्टाइन है उससे इंटेस्टिनल वेन के द्वारा रक्त को एकत्रित किया जाता है और ये सारी वेन्स आपस में मिलकर ये सब इंटेस्टिनल वेन्स का निर्माण करती है, जो कि इस आंत्र के नीचे एक जाल के रूप में पाई जाती है और फिर इससे रुधिर आगे की तरफ इस तरफ बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, फोर्थ हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसको यकृत निवाहिका उपतंत्र कहते हैं। तो इसको भी आप लोग डायग्राम में देखिए, डायग्राम से ज़्यादा आपको ठीक समझ में आएगा। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये जो सब इंटेस्टिनल वेन होती है वो आगे की तरफ आकर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यकृत निवाहिका शिरा के रूप में आगे बढ़ती है, जो कि ये जो हिपेटिक मिडगट डाइवर्टिकुलम, आप ये देखिए ये आगे आ रही है, सब इंटेस्टिनल वेन्स आगे आती हुई यहाँ पर ये मिडगट डाइवर्टिकुलम है जिसको हिपेटिक डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से आती हुई ये आकर इसमें मिल जाती है मिडगट डाइवर्टिकुलम में, ठीक है। और इसमें ये जो डाइवर्टिकुलम है इसमें बहुत सूक्ष्म वाहिकाओं का जाल बना हुआ होता है और यहाँ से जो रुधिर होता है वो हिपेटिक वेन्स, ये देख रहे हो हिपेटिक वेन्स, हिपेटिक वेन ये यहाँ पे शो है इस जगह, यहाँ से लेकर हिपेटिक वेन से रुधिर एकत्रित होता है और इसके डॉर्सल ऊपर की तरफ, ये आप एरो का निशान देख रहे हैं यहाँ पे, ये इधर से होती हुई पृष्ठ सतह से होती हुई यहाँ से रुधिर एकत्रित करेगी और पृष्ठ सतह से घूमती हुई वापस आकर ये शिरा कोटर में मिल जाती है, साइनस वेनोसस के अंदर आकर मिल जाती है, ठीक है। और एम्फिऑक्सिस में जो ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है इसको सर्वप्रथम इसमें देखा गया था, इसलिए इसको ब्रैंकियोस्टोम को कशेरुकी जंतुओं में यकृत निवाहिका तंत्र का जनक भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इससे, ये आप लोग समझ रहे, ये सब इंटेस्टिनल वेन आई, ये आकर ये जो मिडगट डाइवर्टिकुलम दिख रहा है ये बीच में, इसमें आती है, इसमें जालक बना हुआ है, इसमें ब्लड से वापस एकत्रित होकर हिपेटिक वेन्स के द्वारा ये ऊपर की तरफ जाती है। ये देखिए, द सब इंटेस्टिनल वेन प्रोसीड एंटीरियरली एज द हिपेटिक वेन पोर्टल वेन, ये जो सब इंटेस्टिनल वेन है वो आगे आकर हिपेटिक पोर्टल वेन कहलाती है। इट रन्स वेंट्रली अलोंग द हिपेटिक डाइवर्टिकुलम, ये हिपेटिक डाइवर्टिकुलम के नीचे आती है एंड इट ब्रेक्स इनटू कैपिलरीज नेटवर्क, एक कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क जालक बना लेती है। फ्रॉम हिपेटिक डाइवर्टिकुलम ब्लड इज कलेक्टेड बाय ए हिपेटिक वेन्स, और इस हिपेटिक डाइवर्टिकुलम से ब्लड हिपेटिक वेन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है एंड रन अलोंग द डॉर्सल साइड ऑफ द हिपेटिक डाइवर्टिकुलम। और ये जो हिपेटिक या मिडगट डाइवर्टिकुलम सेम है, एक ही चीज़ है। तो हिपेटिक डाइवर्टिकुलम के ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ये एरो का निशान है, आप लोग देखिए इधर घूमता हुआ ऊपर जाता है, ये पहले हिपेटिक डाइवर्टिकुलम के ऊपर की तरफ जाता है एंड जॉइन, और फिर इधर वापस नीचे आके इस साइनस वेनोसस में आके वापस मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कार्डिनल वेन्स, ठीक है। सिक्स्थ है इसका कार्डिनल वेन्स या कार्डिनल शिराएं। तो बॉडी के अधर पार्श्व सतह से रुधिर जो है कार्डिनल शिराओं के द्वारा एकत्रित किया जाता है, ठीक है। ये संख्या में 2 होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, अग्र और पश्च कार्डिनल शिराएं कहलाती हैं, ठीक है। और ये दोनों जो शिराएं होती है
वो फेरिंग्स के पीछे की ओर आपस में मिल जाती हैं। ये देखिए, ये देखिए आप लोग, ये पीछे की तरफ आकर मिल रही है। हाँ, तो कार्डिनल वेन्स जो होती है, ये आप लोग देखिए, एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स ये दिखाई दे रही है। ये एंटीरियर कार्डिनल वेन्स, ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स, ठीक है। ये फेरिंग्स से पीछे की तरफ आ रही है एंटीरियर कार्डिनल वेन्स, और ये जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है वो पीछे की तरफ से आगे की तरफ आ रही है, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पर आकर आपस में जॉइंट हो जाती हैं, ठीक है। दोनों आकर जॉइंट हो रही हैं, यहाँ पर देखिए, और फिर जॉइंट होकर ये कॉमन कार्डिनल वेन्स या डक्टस क्यूवेरे बनाती हैं। ये कॉमन कार्डिनल वेन्स और डक्टस क्यूवेरियाई बोलते हैं इसको, ठीक है। संयुक्त कार्डिनल शिरा या डक्टस क्यूवेरी का निर्माण करती है, और फिर ये आकर वापस शिरा कोटर या मतलब साइनस वेनोसस के अंदर आकर यहाँ पर मिल जाती है। साइनस वेनोसस में आकर ये वापस ऐड हो जाएगी। तो इस तरह ये कार्डिनल वेन्स, दो एंटीरियर पोस्टीरियर, जो कि दोनों मिलकर आपस में कॉमन कार्डिनल वेन बना रही है या डक्टस क्यूवेरी इसको बोलते हैं, और दोनों आकर ये साइनस वेनोसस में मिल जाती है, ठीक है। द एंटीरियर कार्डिनल एंड पोस्टीरियर कार्डिनल जो है दोनों मिलकर कॉमन कार्डिनल बनाती है, और ये जो साइनस वेनोसस, वेंट्रल वेसल, ब्रैंकियल बुलबिल्स, नेफ्रिक ग्लोमेरुलस और ये जो सब इंटेस्टिनल वेन है, ये सब कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की हैं, ठीक है। और ये इसमें नेक्स्ट इसमें आती है पैराइटल वेन्स, ठीक है। पैराइटल वेन्स, ये जो पैराइटल वेन्स होती है, ये इसकी डॉर्सल पृष्ठ सतह से रुधिर एक जोड़ी भित्तीय शिराओं के द्वारा, पैराइटल वेन्स के द्वारा एकत्रित किया जाता है, और ये जो वेन्स होती हैं आंत्र के पृष्ठ भाग में स्थित होती हैं, ठीक है। ये इसमें देखिए आप पैराइटल वेन देख रहे हैं, पैराइटल वेन आगे की तरफ आ रही है, आंत्र के पृष्ठ भाग में ऊपर की तरफ डॉर्सल साइड में ये स्थित है, और फिर कुछ दूर तक आने के बाद ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ ये पैराइटल वेन्स आंत्र के पृष्ठ सतह पर स्थित है, और कुछ दूर चलने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आकर मुड़कर, और फिर ये साइनस वेनोसस में ही आकर इधर नीचे मिल जाती है, शिरा कोटर में आकर मिल जाती है। तो ये इसका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो इसके लिए आप लोग ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम रुधिर परिसंचरण तंत्र का पथ इसमें बताया है। इसमें जो शिरा कोटर, ब्रैंकियल बल्बिलस होते हैं, और जो सब इंटेस्टिनल वेन होती है, ये सब लयबद्ध इसमें संकुचन तरंगें उत्पन्न होती हैं, और ये बहुत ही धीमी गति से, मतलब 2 मिनट में एक बार इसमें संकुचन उत्पन्न होता है, और ये जो संकुचन होता है इनमें आपस में कोई समन्वय, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ठीक है। और ये जो संकुचन होता है किसी भी सिस्टम के द्वारा कंट्रोल्ड भी नहीं होता है। रुधिर परिसंचरण में कुछ तंत्रिकाएं जैसे पैराइटल भित्ति, पैराइटल, सब इंटेस्टिनल और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स और वेंट्रल ऑर्टा में जो रुधिर का बहाव होता है वो होता है आगे की ओर। आपने डायग्राम में देखा
वो पीछे से आगे की ओर है, जबकि कुछ भाग हैं जैसे लेटरल और मिड डॉर्सल ऑर्टा जो है और एंटीरियर कार्डिनल वेन्स, इनमें रुधिर का प्रवाह पीछे की ओर होता है। इसको आप एक बार फिर डायग्राम में देख लो। जो लेटरल डॉर्सल ऑर्टा है, लेटरल डॉर्सल ऑर्टा, मीडियन डॉर्सल ऑर्टा और एंटीरियर कार्डिनल वेन, इनके अंदर रुधिर का बहाव किधर है? पीछे की तरफ। ठीक है, रुधिर का बहाव पीछे की तरफ है इनमें। ठीक है, और ये जो अन्य जो इसके पार्ट हैं जैसे पैराइटल, पैराइटल में आगे की तरफ है। जो सब इंटेस्टिनल है, सब इंटेस्टिनल वेन, इसमें आगे की तरफ आ रहा है ये। ठीक है, और जो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है उसमें, और जो वेंट्रल ऑर्टा इसका है, ये वेंट्रल ऑर्टा जो है, इन सब में रुधिर का प्रवाह किधर है? आगे की तरफ, फेरिंग्स की तरफ, इंटेस्टाइन से फेरिंग्स की तरफ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देखिए ये परिसंचरण तंत्र का, ये सबसे पहले इसको डायग्राम में आप लोग देखिए। साइनस वेनोसस नीचे की तरफ अदर सतह पर आप लोग देख रहे हैं, इससे वेंट्रल ऑर्टा से होता हुआ ब्लड इसमें आएगा यहाँ पर। एफरेंट और इफरेंट जो ब्रैंकियल वेसल्स हैं उसके अंदर जा रहा है, और फिर गिल स्लिट से होता हुआ रुधिर को, शुद्ध ऑक्सीजनेटेड रुधिर को ब्रैंकियल, इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स के द्वारा फिर लेटरल डॉर्सल ऑर्टा है, दो जो हैं लेटरल डॉर्सल ऑर्टा, उनमें भेज दिया जाएगा, और फिर यहाँ से ये मीडियन डॉर्सल ऑर्टा में जाएगा, और इसी के साथ में ये नीचे पैराइटल वेन्स, इंटेस्टिनल, मीडियन डॉर्सल ऑर्टा से इंटेस्टिनल प्लेक्सिस में जाएगा, कोडल आर्टरी में जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा, साथ ही यहाँ से कार्डिनल वेन्स में भी जाएगा। ठीक है, और कार्डिनल वेन से ये डक्टस क्यूवेरी के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। कोडल आर्टरी जो है उससे कोडल वेन के द्वारा ब्लड को वापस, जो इम्प्योर है, अशुद्ध रुधिर है, उसको कोडल वेन के द्वारा एकत्रित किया जाएगा। इंटेस्टिनल प्लेक्सिस से सब इंटेस्टिनल वेन में, और फिर हिपेटिक पोर्टल वेन में आता हुआ वापस ये साइनस वेनोसस में आ जाएगा। इसी के साथ कोडल वेन से भी आकर इसमें इकट्ठा हो जाएगा, और डक्टस क्यूवेरी से भी आकर साइनस वेनोसस में मिलेगा, और उसके बाद इधर जो पैराइटल वेन में जा रहा है वो भी आकर साइनस वेनोसस में मिलता हुआ आगे ये साइनस वेनोसस से वापस वेंट्रल ऑर्टा में आ जाएगा, और फिर वापस ब्लड की सप्लाई एफरेंट ब्रैंकियल वेसल से वापस गिल स्लिट से होता हुआ वापस ये साइकिल घूम जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये है इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है लिम्फेटिक सिस्टम, मतलब लसिका तंत्र। तो एम्फियोक्सिस के अंदर वैसे तो लसिका लिम्फ का अभाव होता है, और इसके जो फिन्स होते हैं, मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं, और ये जो लिम्फेटिक्स सिनुसेस होते हैं, लसिका पात्र होते हैं, वो इसमें उपस्थित होते हैं। इनके अंदर इसमें रंगहीन रक्त उपस्थित होता है, और जो इसका रक्त होता है उसमें रक्त, जो श्वेत रक्ताणु होते हैं उनका भी अभाव होता है। और ये माना जाता है कि ये जो जंतु है उसमें जो ऑक्सीजन का अधिकांश भाग होता है वो जल, और ये जो लसिका पात्र होते हैं उनमें उपस्थित रुधिर में ही इनमें आपस में ऑक्सीजन का विनिमय होता है। और त्वचा का जो परिधीय भाग होता है उसमें मेटाप्लूरल वलन पाए जाते हैं, वहाँ पर भी ब्लड पाया जाता है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेशलिटीज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र की विशिष्टताएं क्या है? तो वो क्या है कि सबसे पहले तो एक इसके अंदर हार्ट अनुपस्थित होता है। यह आप लोग हार्ट अनुपस्थित होता है। उसी के अलावा
इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी दीवारें जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील होती हैं और अधर वाहिनी एक पंप के समान, वेंट्रल ऑर्टा जो है पंप के समान कार्य करती हैं। और शरीर के पश्च भाग में वेंट्रल ऑर्टा का स्थान जो होता है वो सब इंटेस्टिनल वेन ले लेती है, उपांतरीय शिरा। और जो इसकी डोर्सल ऑर्टा है वो अग्र भाग में जाकर एक जोड़ी वाहिनी के रूप में पाई जाती है, डोर्सल ऑर्टा। ठीक है, एक जोड़ी पेयर में पाई जाती है, डोर्सल ऑर्टा आगे की तरफ जाके पेयर में पाई जाती है। और जो रुधिर का प्रवाह होता है वो पृष्ठ महाधमनी में किधर था, पीछे की तरफ, और अधर महाधमनी में रुधिर का प्रवाह था आगे की तरफ। ठीक है, और जो इसका हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है वो प्रारंभिक अवस्था इसमें देखी गई है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग, इसलिए इसको जनक भी कहा जाता है। कशेरुकी जंतुओं में यकृत निवाहिका उपतंत्र की जनक इसको माना जाता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नोट्स साथ में आप लोग इनमें से अगर आप लोग सुन नहीं पाए तो आप इसमें से नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो साथ में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये साथ में मैं आप फ़ोटो सेंड कर रही हूँ, इसको आप लोग इसमें से देख लेना। जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ आज आप लोगों का रेस्पायरेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट होता है।